everyone, welcome to CUT Civil Staff and welcome to the biology session. So my name is Arushi Sharma and हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 दैट वाज एवोल्यूशन. ये हमने स्टार्ट किया था और उसी का आज पार्ट 3 है आपके सेशन का. तो जल्दी से जो है हम डिस्कस करते हैं कहाँ तक हमने चीज़ों को डिस्कस किया था. बेसिकली हमने 2 क्लासेस में एक ओवरव्यू ले लिया था, साथ ही थ्योरीज हमने डिस्कस की थी, साथ ही बहुत सारे जो आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं एवोल्यूशन में, वो हर चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे विद द थ्योरीज. ठीक है, कि हम एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरीज जो हैं उनका हम बेसिकली यूज करते हैं, या कौन सी थ्योरीज जो थी वो दी गई थी रिगार्डिंग द एवोल्यूशन टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एवोल्यूशन. तो फर्स्ट थी लेमार्किज्म, नेक्स्ट थी आपकी डार्विनिज्म, नेक्स्ट थी आपकी म्यूटेशन थ्योरी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो कि सिंथेटिक थ्योरी. वन बाय वन हर चीज को हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, सो लेमार्क ने जो था क्या थ्योरी दी थी, और उसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, उसकी थ्योरी को हम लेमार्किज्म भी बोलते हैं. राइट, सो लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म भी बोलते हैं. कब दी थी? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क इनका पूरा नाम था. 1744 से 1829 के बीच में थ्योरी जो थी वो दी गई थी. और जीन बैप्टिस्ट लेमार्क क्या थे? फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे. राइट, कहाँ के बायोलॉजिस्ट थे? फ्रेंच के थे. और इन्होंने 1809 में अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया था, दिया था. राइट, नाउ इस थ्योरी में क्या क्या मेजर चीजें जो थी, क्या क्या मेजर पॉइंट्स जो थे वो उन्होंने दिए थे, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. अभी हम डिटेल में जाएंगे, वन बाय वन देखते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स ड्रिवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स. तो ये 4 पॉस्टुलेट जो थे वो उनके मेजर थ्योरी के थे. अब हम वन बाय वन हर एक पॉस्टुलेट को देखेंगे और हम जानेंगे कि क्या उनकी थ्योरी का मतलब था. फिर देखेंगे कि उनकी थ्योरी एक्सेप्ट की गई या तो रिजेक्ट की गई, और अगर एक्सेप्ट की गई तो क्या बेसिस थे, और अगर रिजेक्ट की गई तो उसमें क्या बेसिस रहे. राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. चलिए, सो बेसिकली पहले क्या बोला उन्होंने कि एनवायरमेंट में क्या होगा, चेंज आएगा. जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, कि क्या हुआ, एनवायरमेंट में इफेक्ट आया, चेंज आया, और वहां पे न्यू नीड्स जो थी वो क्या हुई, वो आपकी जनरेट हुई. तो उन्होंने क्या बोला, उनका सिंक्रनाइज है, सारे के सारे पोस्टुलेट क्या है, ये आपकी कनेक्टेड है, कि एनवायरमेंटल चेंज आया. एनवायरमेंटल चेंज जैसे ही आया तो दैट वाज द नीड फॉर न्यू स्ट्रक्चर. क्या हुआ, जैसे ही चेंज आया, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, चेंज आने की वजह से, और चेंज कहाँ पे आया, एनवायरमेंट में चेंज आया. एनवायरमेंट में चेंज आया जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे बोला कि न्यू स्ट्रक्चर्स जो है उनकी नीड आपको देखने को मिली. ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर्स की नीड जो थी वो देखने को मिली. ये लेमार्क ने बोला कि जैसे एनवायरमेंट में चेंज आएगा, बहुत सारी जो है नीड्स जो है वो राइज होंगी, और न्यू स्ट्रक्चर्स जो थे उनके डेवलप करने की नीड्स जो थी वो आपको देखने को मिली. फिर इन्होंने बोला थर्ड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स. जैसे ही नीड हुई तो क्या हो गया, न्यू स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट जो थी वो आपकी देखने को मिली. सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्थ वाला पॉस्टुलेट है उसको हम पूरा के पूरा डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स. राइट, कि क्या हुआ, एनवायरमेंट में चेंज आया, उसमें कुछ इफेक्ट आया जिसकी वजह से न्यू नीड्स जो थी उनकी जनरेशन हुई. सो ये फोर्थ हमने बेसिकली आपका फर्स्ट ही है, मतलब अगर हमने पूरा कनेक्ट करना है तो फोर्थ जो पॉस्टुलेट है वो आपका फर्स्ट है, कि जैसे ही वो होगा तो उसकी वजह से न्यू स्ट्रक्चर्स जो है उनकी डेवलपमेंट होगी. नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ कि डेवलपमेंट जो थी वो हो गई. अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट जो थी वो न्यू स्ट्रक्चर्स की हो गई, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गए. ठीक है जी, ये यहाँ पे बात हो गई. नेक्स्ट देखिए, अब आता है नेक्स्ट वाला जो इन्होंने थ्योरी दी थी, दैट वाज फर्स्ट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. अब नए स्ट्रक्चर्स जो थे वो तो जनरेट हो गए. यहाँ पे देखो, अब जैसे ही नए स्ट्रक्चर जनरेट हो गए तो एक हुआ उनका यूज और एक हुआ बेसिकली डिसयूज. ठीक है, यूज मतलब जैसे ही न्यू स्ट्रक्चर जिनकी नीड थी वो आपके पास प्रेजेंट हो गए, डेवलप हो गए, अब आप उनको क्या करने लगे, आप उनको यूज करने लगे. ठीक है, अब यूज करने, ये है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. उन्होंने बोला जो यूज वाले स्ट्रक्चर थे वो और अच्छे से जो थे वो डेवलप होंगे, और वो क्या होंगे, वो पास ऑन होंगे कहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन में, पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. राइट, ये जो थी ये चीज उन्होंने बोली.
नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर आप क्या करते हो, डिसयूज कर रहे हो, आप उनका यूज जो है वो नहीं कर रहे, तो वहां पे आपको डीजनरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। मतलब वो स्ट्रक्चर जो डेवलप हुए थे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो ये वाला पॉस्टुलेट भी हमने देख लिया, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। नाउ अब क्या बोला इन्होंने, अब बोला इन्होंने जो ऑर्गन्स ऑफ यूज पे, कि आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हो, आप उसको रेपिटेटिवली आपके एडवांसमेंट के लिए यूज हुआ, तो वो क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा। कहां पे, यहाँ पे देखिए जो थर्ड है, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आपने क्या किया, आपने एक ही लाइफ टाइम में उस चीज को क्या किया, एक्वायर किया। लाइफ टाइम में आपको क्या हुआ, आपको नीड हुई किसी चीज की, नीड को आपने क्या कर लिया, उसको आपने गेन कर लिया। नीड सपोज करो आपको क्या हुई, आपको उड़ना था, है ना, आपको चाहिए थे विंग्स। लेट सपोज जो लमाक ने बोला, अब लमाक ने क्या बोला कि अगर आपको विंग्स चाहिए थे तो आपकी बॉडी में विंग्स की प्रोडक्शन हो जाएगी, ये भी बोला था उसने, है ना, कि विंग्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब वो आपने क्या किए, वो आपने क्या किए, उस लाइफ टाइम में जो थे वो एक्वायर किए, और उनकी क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। किस चीज की, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्या हुए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जो आपने लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं कैरेक्टर्स, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो क्या हो जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे। ये चीज जो थी लमाक ने बोली। नाउ आज आप सोच सकते हो ऐसा पॉसिबल है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक ब्लैक स्मिथ का भी एग्जांपल दिया, जो कि लोहे वगैरह का काम करते हैं, कि उनकी जो है काम कर करके उनकी मसल्स जो है वो कैसी होती है, स्ट्रांग होती हैं। तो अब वो स्ट्रांग मसल्स जो उन्होंने कैरेक्टर गेन किया है, एज इट इज वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये इन्होंने बोला, जो कि क्या था, जस्टिफाइड नहीं था। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई कैरेक्टर आपने एक लाइफ टाइम में एक्वायर किया हो, इनहेरिट किया हो, और वो अगले में क्या हो जाए, पास हो जाए, अनटिल और अनलेस जो है वो आपका जेनेटिक कहीं से एसोसिएटेड नहीं है। जीन से एसोसिएटेड होगा, डेफिनेटली पास होगा। जेनेटिक से एसोसिएटेड नहीं है, वो कैरेक्टर आपका पास नहीं होगा, वो एज इट इज जो है वो वहीं पे रहेगा। क्लियर। लेकिन इन्होंने बोला कि क्या हो जाएगा, पास ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड वाला पोस्टुलेट है, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो है दैट ड्रिवन टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब पहले जो थे वो आपके सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलर से जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपके बनते हैं। ये चीज जो थी ये बोली गई थी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल जस्टिफाइड है कि सिंपलर जो है उसके बाद उसी से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। सेकंड, यूज एंड डिसयूज, कि जिनका डिसयूज नहीं हो रहा वो डीजनरेट हो जाएंगे, ये भी जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन यूज का जो है कि वो क्या कर जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, ये एक्सेप्ट नहीं की गई, ठीक है। डिसयूज का इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि बहुत सारे, जैसे टेल, पहले जो थी टेल प्रेजेंट होती थी ह्यूमंस में भी, उसका यूज नहीं हुआ, धीरे 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 क्या हो गई, वो डीजनरेट ही हो गई, वैनिश हो गई, राइट। चलिए सो ये बेसिकली उनका था कि फिर न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होता है, ताकि जो एक्वायर किए हैं कैरेक्टर्स वो पास ऑन होते हैं न्यू जनरेशन में, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल भी दिया अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को प्रूव करने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि पहले जो थे वो शॉर्ट नेक के जिराफ जो थे वो आपको देखने को मिलते थे, शॉर्ट नेक जिराफ जो थे वो आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नीचे वाला खाना जो था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, जो नीचे नीचे खाना मिलता था। खाना कहाँ पे मिलने लगा, ओनली एंड ओनली ऊपर ही खाना रहने लगा। अब ऊपर खाना था, नीचे सारा खत्म हो गया, तो उनको अपनी गर्दन को क्या करना पड़ता था, स्ट्रेच करना पड़ता था ऊपर का खाना ऑब्टेन करने के लिए, राइट। तो अब वो क्या करने लगे, अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगे। क्या करने लगे, अपनी नेक को स्ट्रेच करने लगे। ये चीज उन्होंने बोली। नाउ स्ट्रेच करते 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 अब उनकी नेक जो थी वो क्या हो गई, वो उनकी लॉन्गर हो गई। कैसे, वो स्ट्रेच करते रहे, और वो स्ट्रेच करने के लिए उन्होंने बोला कि एनवायरमेंट की नीड हुई। नीड हुई तो उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट कर ली न्यू स्ट्रक्चर्स की। किस चीज की, शॉर्ट नेक से किस पे चले गए, वो लॉन्ग नेक पे चले गए। कैसे, उनपे ये एनवायरमेंट की नीड हुई, और उन्होंने क्या किया, इस कैरेक्टर को एक्वायर कर लिया, और उसके बाद एक ने एक्वायर किया क्योंकि उसको एनवायरमेंट की नीड हुई, फिर वो पास ऑन करता रहा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ये चीज लमाक ने बोली, और ये चीज जो थी प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया किस चीज का, जिराफ की नेक का।
बट इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आज भी हम पढ़ते हैं कि जो बेसिकली चेंजेस आए होंगे वो किस चीज की वजह से आए होंगे, वेरिएशंस रीजन हो सकता है, ठीक है, या तो म्यूटेशंस रीजन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इनहेरिट किए थे उसके बाद ये चीजें हुई हैं, तो ये रीजन आपका नहीं है। क्लियर? दैट इज वाई क्रिटिसिज्म जो है लमार्क को बहुत ही एक्सट्रीम भयंकर मिला। क्या बोला? often that frequently used often organs that are frequently used often degenerate or weaken over time। अब उसने बोला कि अगर आप यूज करते रहोगे तो वो शार्प होंगे और वही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ऑर्गन है जिसको आप क्या करो, बहुत एक्सेस यूज करो, लेट सपोज आईज का आप जो है बहुत ज्यादा यूज करो। आज के लाइफस्टाइल में देखो, आज का जो बेसिकली जैसे जॉब्स भी करते हैं ना, तो स्क्रीन टाइम जो है वो कितना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब आईज जो है उनका प्रॉपर हद से ज्यादा यूज हो रहा है ना। तो अब आईज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसमें आईज जो है वो क्या हो रही है, वो आपकी शार्प हो रही है या वीक हो रही है? वो कैसी होती है? वीक होती है, आपको स्पेक्स लगाने की नीड होती है ना। तो अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म बोला गया कि जिन ऑर्गन्स का फ्रिक्वेंटली यूज होता है या तो वो डिजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि अब उनमें क्या हो गया, उनकी फंक्शनिंग, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो है ना, किसकी तरह है, मशीन की तरह है। मशीन को जितना ज्यादा चलाओगे एक टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगी, है ना, खड़ी हो जाएगी। सो दैट इज हाउ यहाँ पे बोला गया है वो डिजनरेट हो जाएंगे या तो वीक हो जाएंगे। जैसे एक्सेसिव यूज कैन लीड टू डिटीरियोरेटिंग आईसाइट। आईसाइट आपकी क्या हो जाएगी, डिटीरियोरेट हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी। करेक्ट? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आए साइंटिस्ट, दैट इज वीजमैन। वीजमैन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने जो रैट थी उसकी टेल को क्या कर दिया, कट कर दिया, उसकी पूंछ को काट दिया, और उसके बाद 22 जनरेशन तक क्या किया, उसको हमने ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब 22 जनरेशन के बाद भी उन्होंने देखा कि जो रैट्स थे वो टेल्स के साथ ही बॉर्न कर रहे थे, ठीक है। अब टेल्स काटी, अब अगर हमें वो कैरेक्टर एक्वायर किया, टेललेस माइस हो गया। अब उसने तो उस लाइफ टाइम में एक्वायर किया, वो पास ऑन होना चाहिए था, लेकिन वो पास ऑन नहीं हुआ। हमें जितने भी माइस मिले, कैसे मिले, वो सारे के सारे हमें मिले विद टेल्स। सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, वीजमैन ने एक थ्योरी दी, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। कि होता क्या है, जो बेसिकली आपका एक जर्म प्लाज्म है और एक जो है वो आपका, जैसे आपका साइटोप्लाज्म होता है या एक आपका जर्म प्लाज्म मतलब जिसमें क्या होगा, आपका जीन्स एंड ऑल होगा, तो वही पास ऑन होता है। एंड उसमें कोई चेंज आया, उसमें कुछ भी आया, वो दूसरी जनरेशन में पास ऑन होगा, ना कि जो आपका सोमेटिक वाला पूरा का पूरा रीजन होता है वो आपका पास ऑन होता है। क्लियर? सो ये किसने दिया था, वीजमैन ने, दैट वाज कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास नियोलमार्किज्म, ठीक है। अब नियोलमार्किज्म जो है वो क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू नियोलमार्किज्म, एनवायरमेंट अफेक्टेड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कि जो आप कैरेक्टर एक्वायर भी कर रहे हो ना, तो उसमें रोल किसका आ रहा है, इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है, एनवायरमेंट का, ठीक है। मतलब एनवायरमेंट का रोल जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इन्होंने बोला कि चेंजिंग एनवायरमेंट जो है उसकी वजह से कुछ केमिकल एंड फिजिकल चेंज जो है वो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। अब वो आएंगे आपके जेनेटिक लेवल तक, ठीक है। अब जेनेटिक लेवल तक आए तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, वो आपके पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और जो उनको किसको अफेक्ट कर रहा है, जर्म प्लाज्म को। और ये वाले जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं ये आपके इनहेरिट होंगे, क्यों? क्योंकि किससे रिलेटेड है, आपके जर्म प्लाज्म से रिलेटेड है। और अगर आप ओनली एंड ओनली सोमेटिक सेल्स की बात करते हो, वहां पे जो आपके चेंजेस आए वो आपके पास ऑन नहीं होते। कौन से चेंजेस पास होंगे, जो कि किससे रिलेटेड हैं, जहां पे भी आपके जीन्स इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि जीन्स ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। बाकी आपके जो, जैसे हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें, वो आपके जो है वो पास ऑन होंगे ना। जो आपके, अगर हम बात करें, देखो क्रोमोसोम्स की भी हम बात करें तो 22 आपकी कैसी होगी, ऑटोसोम्स, ठीक है। उनमें कुछ भी चेंजेस आए कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो आपका लास्ट एक पेयर है, लास्ट वाला कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम्स, तो उनमें कुछ भी चेंज आए उनमें हमें दिक्कत होती है। फिर वो चेंज जो है वो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाता है। क्लियर? ओके। सो लमार्किज्म के बाद नेक्स्ट आए आपके साइंटिस्ट कौन, डार्विन। और उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसको हम क्या बोलते हैं, डार्विनिज्म, राइट। सो डार्विनिज्म जो थी, साथ ही एक और हम इस चीज से डिनोट करते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
ये भी हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम देखेंगे। दैट वाज, और अगर हम बात करें जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो दोनों ने दी थी, डार्विन ने भी दी थी, साथ ही अगर मैं बात करूं एल्फ्रेड वॉलेस जो थे, दोनों ने ये थ्योरी दी थी और अलग अलग दी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलग अलग जो थी वो दोनों ने थ्योरी दी थी, साथ में कंबाइन नहीं दी थी, सेपरेटली दी थी, अलग अलग जो थी डार्विन और वॉलेस ने दी थी। सेम ही थ्योरी थी, जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी, वो सिमिलर थी, लेकिन फिर भी जो थ्योरी थी दैट वाज बेसिकली सिमिलर, रिसर्च दोनों की अलग हुई। ठीक है, तो अब बेसिकली डार्विन ने अपनी इस थ्योरी को, जो उन्होंने एक बुक लिखी दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, और ये है मींस बाय नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने मेजरली कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन किया, दैट वाज नेचुरल सिलेक्शन। चलिए देख लेते हैं बेसिकली। ओके, सो एल्फ्रेड रसेल वॉलेस, दैट इज AR वॉलेस जो थे, उन्होंने क्या किया, वो ट्रेवल किए साउथ ईस्टर्न एशिया एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, और जो डार्विन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली पूरा के पूरा, अगर हम बात करें दैट वाज गैलापागोस आइलैंड, वहां पे उन्होंने ट्रेवल किया। ठीक है, तो जो आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन का वो उनके साथ, अगर हम सिर्फ वॉलेस की बात करें तो वॉलेस के साथ क्या था, वो अपनी ट्रेवल के थ्रू ही उनको आ गया था, है ना। और वॉलेस ने क्या किया, एक ऐसे उस पे लिखा, और उसके बाद वो ऐसे किसको भेजा, वो ऐसे भेजा दैट वाज टू डार्विन। ओके, सो ऐसे लिखा और उसको किसको भेजा, डार्विन को भेजा, और उसमें उनको क्या देखने को मिला, शॉकिंग रिवील जो चीज हुई, दैट वाज सिमिलैरिटी बिटवीन देयर व्यूज ऑन नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने बोला मैंने भी यही चीज डिस्कवर की है, तुमने भी यही चीज डिस्कवर की है, तो बेसिकली सिमिलैरिटी जो थी दोनों के व्यूज में, दोनों के ओपिनियंस में देखने को मिली, किसके बेसिस पे, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किए, बहुत सारी थ्योरीज उनके उसमें थी, क्या क्या बोला उन्होंने, पहले बोला रिप्रोडक्शन, कि हाँ ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और रैपिडली क्या हो रही है वहां पे, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल एक पेयर ऑफ माइस है, वो क्या करेगा, वो डजन्स ऑफ यंग वंस जो है प्रोड्यूस करता है। इंसेक्ट्स जो है थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है उनके लिए करता है, और प्लांट्स जो है वो थाउजेंड्स ऑफ सीड्स जो है उनकी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज द फर्स्ट फिनोमिना, ये आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट उन्होंने बोला वेरिएशंस। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन तक हम कैसे आएंगे, पहले बोला रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिजम्स, फिर उनमें क्या आएंगी, उनमें आएंगी वेरिएशंस। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, कभी भी आपको दो इंडिविजुअल्स एज इट इज हूबहू जो है वो नहीं मिलेंगे। इवन ट्विंस जो हैं उनमें भी कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। दे डिफर इन साइज, shape, behavior, etc. Even offspring from same parents are not identical except for identical twins. Fraternal twins है उनमें difference है, identical twins आपके क्योंकि क्यों, एक ही जाइगोट है, वही स्प्लिट होकर दो बने हैं, तो वो आपके क्या हो सकते हैं, सेम होंगे। एक्सेप्ट फॉर दैट कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स आपके सिमिलर नहीं होंगे, इवन आपका भाई बहन जो भी आप हो, सिबलिंग्स हो, वो भी आप में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, आप भी सिमिलर नहीं हो, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड है दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हुआ क्या कि जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग हैं, या जितने भी नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं, एक बर्ड है, एक इंसेक्ट है, जिन्होंने क्या किया, एग्स ले किए, सारे के सारे एग्स जो है उनसे बच्चे निकलेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर निकल भी गए तो सब सर्वाइव करेंगे एडल्टहुड तक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये श्योरिटी जो है वो नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे, नॉट ऑल ऑफस्प्रिंग दे विल सर्वाइव टू, ओके, नॉट ऑल ऑफस्प्रिंग विल सर्वाइव टू एडल्टहुड, है ना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एडल्टहुड तक आपके क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। व्हेन दे डू रीच एडल्टहुड दे बिगिन टू रिप्रोड्यूस, जो जो वहां तक पहुंच गया उसमें फिर क्या होने लगेगी, उसमें फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है, फिनोमिना जो है वो आपका देखने को मिलेगा। दिस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वेरीज अमंग स्पीशीज, सम रिप्रोड्यूस prolifically while other do minimally, कुछ जो है वो आपके बहुत एक्सट्रीमली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो है वो आपके बहुत कम जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। और होता क्या है, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो आपके रिप्रोड्यूस क्या करेंगे, एक या दो बार करते हैं, है ना। और वहीं अगर हम कैट्स की, डॉग्स की बात करें, फ्रिक्वेंटली रिप्रोडक्शन जो है वो उनमें देखने को मिलती है, राइट।
नेक्स्ट, ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। कभी भी इस टर्म से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मतलब सब में क्या है, जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, दैट इज डिफरेंट। सिंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सीड व्हाट कैन सर्वाइव, दे कंपीट फॉर फूड, शेल्टर एंड स्पेस। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली कंपटीशन वहां पे होगा किस किस के बीच में, फूड, शेल्टर, स्पेस, हर चीज को लेके वहां पे जो स्पीशीज सर्वाइव कर गई हैं क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, राइट। अब आया यहाँ पे बात, अब कंपटीशन होने लगा। अब सोचो यहाँ पे दो स्पीशीज हैं, ये ए है, ये बी है, दोनों में क्या होने लगा, यहाँ पे कंपटीशन जो है वो होने लगा। कंपटीशन में जीतेगा तो एक ही प्राइज, एक है ना। तो जो स्ट्रांग होगा, जो फिट होगा, जो अच्छे से कंपीट करेगा, वही तो जीतेगा। सो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा जो क्या है, जो फिट है। Only individuals with favorable variations survive and reproduce, while unsuited to the environment perish. जो एनवायरमेंट के लिए उसके लिए सूटेबल नहीं होंगे वो वेनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपके फिट हैं उस एनवायरमेंट के लिए, वही वहां पे सरवाइव करेंगे। तो नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है उन इंडिविजुअल्स को जो कि क्या है, जो कि आपके फिट हैं किस चीज के लिए, सर्वाइवल के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा। बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, बाकियों को एलिमिनेट जो है वहां से कर दिया जाएगा। क्लियर? सो दैट इज हाउ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या स्पीशिएशन जो है वो होगा। तो दिस ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन अल्टीमेटली लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स। अब कुछ वैनिश हो गए, कौन से, जो कि उस एनवायरमेंट के लिए फिट नहीं थे, बाकी सेलेक्ट हो गए कौन से, जो कि वहां पे फिट थे। तो वहां पे न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरह से होगी, राइट। ये डार्विन ने बोला, साथ में वॉलेस की थ्योरी जो थी वो भी यही कहती थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स कि नेचुरल सिलेक्शन है, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या रहते हैं। अब फर्स्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की हम बात करें तो ये क्या था, ये आपका बेसिकली एक मॉथ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल जो था वो दिया गया था। क्या बोला गया कि एक मॉथ थी, कौन सी मॉथ थी, बिस्टन बेटुलेरिया। ओके, राइट, कौन सी मॉथ थी, बिस्टन बेटुलेरिया, उसका साइंटिफिक नेम था। कहां पे थी, ग्रेट ब्रिटेन में थी। ठीक है, तो ये कंडीशन है दैट इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये वाली कंडीशन है दैट इज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ अब यहाँ पे सिनेरियोस है वो देखना क्या हुआ। बेसिकली एक मॉथ थी बिस्टन बेटुलेरिया सॉरी, ये आपकी दो कलर्स में देखने को मिलती थी, दैट इज ग्रे एंड ब्लैक। ग्रे मतलब आपका थोड़ा लाइट कलर हो गई, ब्लैक आपकी डार्क कलर हो गई। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे नहीं थी, तो अब देखो यहाँ पे ये है बार्क ऑफ द ट्री। तना आपने देखा होगा, बार्क जो थी वो कैसी है, वो बार्क आपकी लाइट कलर्ड है। क्यों? क्योंकि साफ एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रीज है नहीं, है ना, पॉल्यूशन है नहीं, क्लीन एनवायरनमेंट है। बाग कैसी है हमारी, बाग हमारी थोड़ी सी हल्की सी कैसी है, यू कैन से जैसे आपकी नॉर्मल होती है ना, ब्राउनिश सी, या यू कैन से। तो उसमें जो यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर वाली मॉथ है ना, ये इजीली क्या हो जा रही थी, इजीली ये यहाँ पे स्पॉट नहीं हो रही थी, इजीली स्पॉट नहीं हो रही थी, कैमोफ्लेज हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि जैसा इसका कलर था वैसे ही जो ट्री की बाग थी उसका कलर था। और यहाँ पे बेचारी ये डार्क कलर की मॉथ, इसको प्रीडेटर आके खा जा रहे थे। क्यों? क्योंकि दूर से दिख रही थी चमकती हुई ब्लैक कलर की। कब? बिफोर इंडस्ट्रीज। अब हुआ क्या, वहां पे 1900 कब की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये इंडस्ट्री से पहले की, वहां पे इंडस्ट्रीज आ गई। इंडस्ट्रीज के साथ साथ आता है आपके पास पॉल्यूशन। क्या आ गया वहां पे, पॉल्यूशन आ गया ना। पॉल्यूशन आ गया तो वहां पे आप देख सकते हो जो बार्क का कलर था वो कैसा हो गया, अब वो लाइट से पूरा का पूरा यहाँ पे देखो डार्क कलर का हो गया। अब डार्क कलर का हो गया तो यहाँ पे जिस डार्क कलर की मौत को प्रीडेटर्स आके खा रहे थे, वो बेचारी यहाँ पे आप भी स्पॉट नहीं कर पाओगे, ये है ना। तो ये स्पॉट नहीं हुई, और जो ये लाइट कलर की मौत थी इसको आके अब प्रीडेटर्स क्या करने लगे, खाने लगे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज का है, नेचुरल सिलेक्शन का। कि पहले के सिनेरियो में क्या था कि नेचर के अकॉर्डिंग जो व्हाइट कलर की मौत थी वो फिट थी,
क्यों? क्योंकि कंडीशंस वैसी थी। जैसे ही कंडीशंस चेंज हुई, कब हुई? इंडस्ट्रीज आई, कंडीशंस चेंज होने के साथ ही अब सिलेक्शन प्रेशर लगा। अब वहां पे क्या होगा? दोनों मौत हैं, दोनों में से जो नेचर के अकॉर्डिंग फिट है, उस एक कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट है, तो उसको क्या कर लेगा? नेचर सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ब्लैक को फिर सेलेक्ट कर लिया गया, व्हाइट को क्या कर दिया गया? एलिमिनेट कर दिया गया। सो दैट इज हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स। जिस भी एनवायरमेंट में आप हो, वहां पे कोई भी सिलेक्शन प्रेशर आपको लग सकता है, उसमें आप कितने फिट हो, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर नेचर आपको सेलेक्ट किया, रिजेक्ट करेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पे क्या होने लगा? पहले देखो आप, मॉस्किटोज जो थे बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया? यहाँ पे डीडीटी का यूज किया। तो डीडीटी का यूज किया तो उसके बाद क्या हुआ? इनिशियल पॉपुलेशन में क्या होने लगा? आपके मॉस्किटोज जो थे वो मर गए, डीडीटी से एक्सपोजर ही पहली बार हुआ है ना। उसके बाद क्या होने लगा? उनकी पॉपुलेशन जो थी वो आपकी, सपोज लेट सपोज पहले आपके ये मॉस्किटोज थे, ठीक है, ये मॉस्किटोज थे, आपने क्या किया? डीडीटी दी, इसमें से जो थे कुछ मॉस्किटोज मर गए और दो जो थे वो जिंदा रह गए। और वो कैसे बन गए? वो बन गए रेजिस्टेंट। कैसे बन गए वो रेजिस्टेंट? किस चीज के लिए? डीडीटी के लिए। अब डीडीटी आप उनको देते ही जाओ, फिर भी क्या हुआ? उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या कर लिया? उस सिचुएशन प्रेशर जो लगा उसमें खुद को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया, या उन्होंने उस चैलेंजिंग को कैसे भी सर्वाइव कर लिया। अब यहाँ से देखो, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, और इनिशियल पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशंस है, क्योंकि आप देखते हो आपके पास ऐसे ऐसे रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है, और एक ये रहता है ना। तो अब डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स के इंडिविजुअल्स आपको एक स्पीशीज में देखने को मिलेंगे। अब हो सकता है कि हेट्रोजाइगोट को एडवांटेज हो गया हो और वो सरवाइव कर गए। अब वो सरवाइव कर गए, वो रेजिस्टेंस थे डीडीटी के लिए। अब वहां पे जैसे ही वो सरवाइव करे तो उनकी पॉपुलेशन जो थी उसके बाद वो ग्रो करने लगी, और जितनी भी पॉपुलेशन अब मॉस्किटोज की आई, कैसे आए? डीडीटी रेजिस्टेंट। अब आप देते भी जाओ, छिड़कते जाओ डीडीटी, उनको जो है वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला, राइट। तो ये क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्किटोज टू पेस्टिसाइड्स। क्लियर? ओके, चलिए, नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है? एक ये, अब यहां से ये देखो, ये रेज जो है ये निकल रही है, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर होगा, उसी से क्या होगा? डिफरेंट स्पीशीज की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और इसी को आप क्या बोल सकते हो? अडेप्टिव रेडिएशन को आप क्या बोल सकते हो? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोल सकते हो आप? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। सो अडेप्टिव रेडिएशन में क्या है कि एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन की ही प्रोसेस है, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक ही पॉइंट से चलेंगी, बेसिकली कॉमन एक ही होगी, लेकिन अब उनमें क्या हुआ? कुछ कुछ चेंजेस आने लगे, हैबिटेट में हो गया, या कोई भी वो उन्होंने क्या किया? कोई भी न्यू कैरेक्टर गेन कर लिया, या कहीं पे जाके फीड करने लग गई, फीडिंग हैबिट्स अपनी सेपरेट कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ? वहां पे न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन उनमें हो गई विद टाइम, एकदम से नहीं हुई, विद टाइम जो है न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो गई। एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और साथ ही एक और हम टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। जैसे कि एग्जांपल से आपका डार्विन की फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इनको हम देखते हैं एग्जांपल्स की क्या हुआ था। अब देखिए डार्विन ने क्या किया? डार्विन जो था वो गैलापागोस आइलैंड पे घूमने गया, घूमने इन द सेंस कि वो तो अपने रिसर्च पर्सपेक्टिव से ही जा रहे थे, लेकिन वो जो थे वो जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? गैलापागोस आइलैंड पे उनका बेसिकली रुके वो, तो रुकते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ये आइलैंड देखो इतना बड़ा था। अब उस आइलैंड पे छोटे छोटे और भी स्मॉल स्मॉल आइलैंड थे, एक बिग आइलैंड था उसमें छोटे छोटे आइलैंड थे। अब उन्होंने क्या देखा कि जो फिंचेस हैं, फिंचेस मतलब चिड़िया जो आप नीचे देख रहे हो, ये कुछ ऐसी फिंचेस उनको हर एक छोटे छोटे आइलैंड में देखने को मिली, राइट, हर जगह देखने को मिली, लेकिन सबका इनका जो बीक साइज था और बीक्स थी वो कैसी थी? वो डिफरेंट थी, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज जो थी वो देखी कि है तो सब फिंचेस, लेकिन फिर भी इनमें बीक्स जो है वो अलग कैसे हुई? क्या एक मेजर चीज हुई जिसकी वजह से इनका बीक जो थी वो क्या हो गई? वो डिफरेंट हो गई। अब मेजर अगर मैं बात करूं, एंसेस्टर तो एक कॉमन ही होगा। अब हो सकता है एक ने क्या किया, यहां से चलते हैं, स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच ट्रीज पे रहने लग गई, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे उन पे फीड करने लग गई, तो उसकी बीक जो थी वो कुछ ऐसी हो गई। अब
किसी ने क्या किया, ट्रीज पे ही रहने लग गई लेकिन बड़े बड़े इंसेक्ट्स को खाने लग गई, तो उसकी बीक जो थी वो बड़ी होगी। नेक्स्ट क्या हुआ, एक वेजिटेरियन ट्री फिंच थी, वो सिर्फ और सिर्फ सीड्स ही खाती थी, उसकी बीक ऐसी होगी। नेक्स्ट था वुड पैकर, वुड पे फीड करते थी तो ऐसी होगी। वॉर्बलर की ऐसी होगी, कैक्टस की ऐसी हो गई। नेक्स्ट शार्प बीक बीक ग्राउंड फिंच ऐसी होगी, स्मॉल वाली ऐसी होगी, राइट। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बेसिकली अपने फीडिंग हैबिटेट्स जो थी, हैबिट्स जो थी, उसके बेसिस पे उनको क्या होने लगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उनका पूरा के पूरा सिनेरियो हो गया, राइट। किस चीज की वजह से, जो उनका हैबिटेट जो था वो डिफरेंट हो गया, राइट। नेक्स्ट, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी यही देखा गया था कि एंसेस्टर एक ही था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आई, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये डिफरेंट न्यू स्पीशीज जो थी उनकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिली। तो ये मार्सुपियस जो थे ये कहाँ से हुए हैं, दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन अगर हम कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो वो एक ही आपको देखने को मिलेगा। So when more than one adaptive radiation appears to have occurred in an isolated geographic area, that is called as convergent evolution. क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, ह्यूगो डे वराइस ने एक थ्योरी दी थी, दैट वाज म्यूटेशन थ्योरी। अब उन्होंने कब दी थी, 1901 में दी थी। और म्यूटेशन थ्योरी में उन्होंने बोला क्या कि म्यूटेशंस जो है वो रॉ मटेरियल है किस चीज की, एवोल्यूशंस की। कि एवोल्यूशन खुद से नहीं होता, क्या होता है, म्यूटेशंस होती हैं, थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन जो है, फिर म्यूटेशंस क्या है, स्मॉल चेंजेस। तो वो स्मॉल चेंजेस क्या करेंगे, कंपाइल होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, एट लास्ट आपको एक ग्रैंड चेंज देखने को मिलेगा। तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एवोल्यूशन हो गया, राइट। लेकिन तब तक जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस की हम बात करें, तब तक आपको वो चीजें जो है वो पता नहीं लगेंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन है वो कहाँ पे वर्क करती है, वो म्यूटेशंस के ऊपर ही आपकी देखने को मिलती है, वहीं पे वर्क करती है, ठीक है। सो ये नेचुरल सिलेक्शन कैसे म्यूटेशन पे वर्क करेगी, जो चेंजेस जो थे वो हार्मफुल होंगे उनको एलिमिनेट कर देगी, जो चेंजेस हमारे लिए यूजफुल हैं, राइट, उनको क्या कर लेगी, उनको प्रिजर्व कर लेगी। सो दैट इज हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स एंड दैट इज व्हाट गिवन इन द म्यूटेशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय ह्यूगो डे वराइस, राइट। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने एक फिनोमिना दिया, दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने एक प्लांट था, दैट वाज प्राइमोस, इवनिंग प्राइमोस, राइट, इस पे वर्क किया। इवनिंग प्राइमोस का प्लांट है, इन पे इन्होंने वर्क किया। और इन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन का जो है वो बहुत ज्यादा एक आपको रोल देखने को मिलता है। म्यूटेशन क्या है, एक लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। और म्यूटेशंस इन्होंने बोला कैसी हैं, रैंडम हैं एंड डायरेक्शनल लेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम है, कभी भी आ सकती हैं, डायरेक्शन लेस है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वही डार्विन ने बोला था कि म्यूटेशन स्मॉल है, छोटी है एंड डायरेक्शनल है ना, कि मतलब म्यूटेशन ऐसे धीरे धीरे आएंगे और छोटी छोटी म्यूटेशन आएंगी, लेकिन इन्होंने बोला रैंडमली आ सकती हैं, साथ ही कैसी हैं, डायरेक्शन लेस है, राइट। नाउ ह्यूगो डे वराइस ने बोला कि जो स्पीशिएशन है उसका कॉज क्या है, म्यूटेशन है। दैट इज व्हाई उन्होंने पुट फॉरवर्ड करी कौन सी थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, राइट। एंड हेंस कॉल्ड सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ये थ्योरीज जो थी ये दी गई थी बाय ह्यूगो डे वराइस, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस कर ली। अब आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम एंड उसके बाद वाली जो भी चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये टेलीग्राम लिंक है, तो इसमें आप जो जितना भी फ्री कंटेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सो अच्छा लगा सेशन, डेफिनेटली लाइक द सेशन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।